हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन 1945 से 75 के बीच अगर उपनिवेशवाद समाप्त हुआ तो उसका मुख्य श्रेय उन देशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध हो रहे जन आंदोलन को ही जाता है। पूरे उपनिवेश काल में लगभग हर उपनिवेश में कहीं न कहीं प्रभावित समूह द्वारा विद्रोह होता रहा। उदाहरण के लिए भारत में जगह जगह जनजातीय आंदोलन, किसानों के विद्रोह 1750 से 1950 के दशक तक चलता रहा 1950 तक चलता रहा। जैसे 1856 में संथाल विद्रोह, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह, 1910 में बस्तर भूमकाल विद्रोह, 1946 में, 1950 में तेलंगाना किसान विद्रोह आदि। ये विद्रोह दो कारणों से हुए थे, महत्वपूर्ण थे। पहला, उन्हें उपनिवेशीय राजनीतिक सत्ता को चुनौती दी और दूसरा, उन्होंने वैचारिक उपनिवेशवाद जिसके माध्यम से शासकों ने उपनिवेश के लोगों की सोच पर हावी होने की चाहत को भी महत्वपूर्ण था। पहला, उन्होंने उपनिवेशीय राजनीतिक सत्ता को चुनौती दी और दूसरा, उन्होंने वैचारिक उपनिवेशवाद के माध्यम से शासकों ने उपनिवेश के लोगों को सोच पर हावी होने की चाहत को भी ठुकरा दिया था। हालांकि ये विद्रोह काफी प्रभावशाली थे, परंतु वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उपनिवेश सत्ता को हरा सकते। बच्चों, 1943 से 1975 के बीच उपनिवेशों की समाप्ति के लिए मुख्य श्रेय, अगर उपनिवेश समाप्त हुआ तो इसका मुख्य श्रेय है देश की जनता द्वारा उपनिवेशों के विरुद्ध किए गए आंदोलन। और पूरे उपनिवेश काल में हम देखते हैं तो लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी उपनिवेशों में कहीं न कहीं विद्रोह होते ही रहे थे और इन प्रभावित विद्रोह समूहों का विद्रोह होता ही रहा था। भारत में देखते हैं तो 1750 से लेकर के 1950 तक में अलग अलग समय में यहाँ पर विद्रोह हुए, लेकिन ये विद्रोह इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उपनिवेशी सत्ता को हरा सकते। वे इसमें प्रभावित जरूर उन्हें कर सकते थे, लेकिन हरा सकते इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उपनिवेशी सत्ता को हरा पाते। इन सशस्त्र विद्रोहों के अलावा किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षित, मध्यम वर्ग के लोग भी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे थे और ये आंदोलन किसी वर्ग विशेष की मांग को लेकर जरूर थे, मगर उनका सम्मिलित असर उपनिवेशी शासन पर भी पड़ा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन थे, मगर उनका सम्मिलित औपनिवेशिक शासन पर भी पड़ा। इनका असर जो है उपनिवेशी शासन पर भी पड़ा। हालांकि ये सभी समूह अपने अपने हितों के लिए ये अपने क्षेत्रों में लड़ाई करते रहे, लेकिन इसका कहीं न कहीं असर जो है उपनिवेशी शासन पर भी पड़ा था। इनके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी तीव्रता के साथ उभरने लगे और भारत में 1885 के बाद इस दिशा में विचार प्रारंभ हो चुका था और 1905 के बाद काफी तीव्र हो गया था। भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके पश्चात ये विद्रोह जो है तेजी से बढ़ने लगे और 1905 में इसमें और अधिक तीव्रता आई। 1885 में इस दिशा में विचार प्रारंभ हुआ था और 1905 में इसमें काफी तीव्रता देखने को मिली। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1942 के बाद अपने चरम पहुंच गया था। सबको यह स्पष्ट हो रहा था कि सदैव सवेर भारत को आजादी मिलना तय है। चीन में भी राष्ट्रवादी क्रांति 1911 में शुरू हुई, लेकिन उसे पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1949 में पुनः साम्यवादी क्रांति का तक इंतजार करना पड़ा। उसे जो चीन में साम्यवादी क्रांति उसे पूर्ण करने में 1949 तक का समय लगा और क्रांति का इंतजार करना पड़ा। ज्यादातर एशियाई और अफ्रीका देश में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, विश्व के विभिन्न देशों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, विश्व के विभिन्न उपनिवेशी देशों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए भी आंदोलन शुरू कर दिए थे। देर सवेर भारत को भी स्वतंत्रता मिलनी ही थी और इसके लिए
उपनिवेशी सरकार भी अपना मन बना चुकी थी। इन राष्ट्रवादी आंदोलनों के समक्ष कई चुनौतियां थी। ज्यादातर देशों के लोग जातिवाद, भाषा, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता, धर्म आदि के समूह में, छोटे छोटे समूह में बटे हुए थे और उनमें एक राष्ट्र की भावना नहीं थी। ऐसी स्थिति में विविधताओं को समेटते हुए एक राष्ट्र का गठन करना संभव नहीं था और इसे साझे हित के लिए सबके लिए सर्वोपरि बनाना एक कठिन काम था। जहां लोग छोटे छोटे हितों को लेकर के चलते हैं, वहां एक संपूर्ण राष्ट्रीय हित के लिए उन्हें एकत्रित करना या एक झंडे के नीचे लाना संभव तो था, लेकिन बहुत कठिन काम था। एक कठिन काम था उसे एक साझे हित के लिए अर्थात राष्ट्रीय हित के लिए तैयार कर पाना। सभी लोगों को साथ लाने वाला तत्व अक्सर विदेशी शासकों का विरोध करना ही था और इसके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण बना विदेशी शासकों का विरोध करना। अक्सर इसके लिए उन्हें उपनिवेशी शासकों द्वारा बनाए गए उपायों का ही उपयोग करना पड़ा। जैसे भारत में अंग्रेजी भाषा और पत्रिकाओं का उपयोग देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए किया गया, उसी तरह अन्य देशों में भी अंग्रेजी, फ्रेंच, डच आदि भाषाओं का उपयोग हुआ और इसके लिए आवश्यक था कि वे एक झंडे के नीचे आएं या एकत्र होकर के रहें और इसके लिए भारत में सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया और अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाएं उसके द्वारा देश में एकता लाने का प्रयत्न किया गया और इसी तरह अन्य देशों में भी विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया गया। आमतौर पर राष्ट्रवादी नेता आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग थे जो लोकतंत्र और उदारवाद या साम्यवादी विचारों से प्रभावित थे, लेकिन उनके देश के अधिकांश लोग अपने पुराने विचारों को ही लेकर के चल रहे थे जो प्रायः पुरुष प्रधान सामंती धार्मिकता और कबीलाई सोच पर आधारित थे। ऐसे दो तरह की धाराएं राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रभावित करती थी। आमतौर पर राष्ट्रवादी नेता आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग थे जो लोकतंत्र, उदारवाद और साम्यवादी विचारों से परिचित थे और प्रभावित भी थे, लेकिन देश के अधिकांश लोग पुराने विचारों के थे और इन दोनों के बीच में हमेशा तकरार होती ही रही थी जो प्रायः पुरुष प्रधान सामंती धार्मिक और कबीलाई क्षेत्र के बीच में की सोच पर आधारित थी। जो पुराने लोग रहते हैं वह अपने क्षेत्र, जाति, विचार आदि पर ही अधिक जोर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में विदेशी शासकों का विरोध करना, ऐसी स्थिति में दो धाराएं राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रभावित करने लगी। एक धारा ऐसी थी जो आधुनिक शिक्षा और संस्थाओं को मदद के लिए नए विचारों को लोगों में फैलाते और राष्ट्रवादी भावना का विकास करना चाहती थी। तो दूसरी ओर ऐसी धारा थी जो पुरानी परंपराओं और धर्मों के आधार पर लोगों में साझी भावना विकसित करने में प्रयास कर रही थी। इस तरह राष्ट्रवादी आंदोलन सामाजिक बदलाव और पुराने पहचानों को बनाए रखने के बाद भी साथ साथ चलते रहे, अर्थात दोनों ही धाराओं ने मिलकर के अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। राष्ट्रवादियों के समक्ष दूसरी चुनौती यह थी कि वे प्रायः धनी और संभ्रांत सामाजिक तबकों से थे और समाज में गरीबी और शोषित लोगों के बीच उनका प्रभाव कम था। इसी कारण उनके राष्ट्रवादी आंदोलन में गरीबियों की भागीदारी और सुनवाई निश्चित करना आसान नहीं था। आपको याद होगा कि भारत में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेस नेता संभ्रांत वर्ग के होते हुए भी गरीब किसानों, मजदूरों और जनजातियों के आंदोलन में सम्मिलित हुए और उनके हितों के राष्ट्रवादी आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। इन्हीं प्रयासों के कारण इन समूहों के लोग राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन कई अन्य देशों के ऐसा नहीं हो पाया और गरीब तबके के लोग कटे रहे। राष्ट्रवादी नेताओं के सामने दूसरी चुनौती यह थी कि वे प्रायः धनी और संभ्रांत यानी विशेष तबके के लोग थे, संभ्रांत तबके के लोग थे और समाज में गरीब
और शोषित लोगों के बीच उनका प्रभाव कम होता था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेसी नेता जो थे वह संभ्रांत और धनी परिवार से थे, लेकिन फिर भी वे गरीब जनता के बीच अपनी छवि बनाने में सफल हुए थे। वे किसानों और मजदूर आंदोलनों में, जनजातीय आंदोलनों में पूरी तरह सम्मिलित होते थे और उनके हित में राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होते थे। लेकिन कई अन्य देश ऐसे थे जो कि इस प्रकार से कार्य नहीं कर पाते थे और गरीब तबके के लोग उनसे कटे रहते थे। और यही वजह है कि राष्ट्रवादी आंदोलन में गरीबों की भागीदारी और उनकी सुनवाई निश्चित हो गई थी, जब कांग्रेसी नेताओं ने अंग्रेजों, गरीब किसानों और मजदूरों और जनजातीय लोगों का साथ दिया था। राष्ट्रवादियों के समक्ष तीसरी चुनौती यह थी कि अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित नहीं थी, अधिक विकसित नहीं हुई थी, न ही वहां व्यापक जन भागीदारी के आधार पर राष्ट्रवादी आंदोलन बने। पर भारत इन मामलों में अपवाद ही रहा, क्योंकि 1880 से ही भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली का आभास लोगों में को होने लगा था। अंग्रेज सरकार ने भारत में मतदान तथा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा नगर पालिकाओं के कामकाज की परंपरा शुरू कर दी थी। 1919 और 1935 में व्यापक चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन भी हुआ था। लगभग इसके अलावा भारत में प्राथमिक शिक्षा अन्य देशों की तुलना में अधिक व्यापक थी और उच्च शिक्षा के लिए और विश्वविद्यालय भी स्थापित थे। इनमें शिक्षा प्राप्त करके एक सचेत मध्यम वर्ग उभर चुका था, जो देश के लगभग हर वर्ग, जाति, धर्म और प्रांत का प्रतिनिधित्व करता था। राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक लोकतांत्रिक संगठन कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थी। इसके अलावा भी देश के अन्य कई दल थे जो विभिन्न विचारधाराओं, समुदायों, वर्गों और प्रांतों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन कारणों से भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली काफी सुदृढ़ थी, लेकिन श्रीलंका को छोड़कर अन्य देशों में इस तरह की लोकतांत्रिक संस्थाओं और अनुभवों का अभाव था। इस कारण कई देशों में उपनिवेशों के विकल्प में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाह और सैनिक शासन ही विकसित हुए। भारत की जनता में राष्ट्रवादियों ने परस्पर के समक्ष तीसरी समस्या यह थी कि अधिकांश देश जो थे विश्व के, उनमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकसित नहीं हुई थी, लेकिन भारत जो था इसके लिए एक अपवाद था। भारत में 18वीं सदी से ही और 1880 के बाद भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली का आभास लोगों को होने लगा था कि यदि भारत कभी स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जाएगा। इसके लिए अंग्रेजों ने भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वह था कि 1919 और 1935 में व्यापक चुनाव हुए, जिसके आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ और इन्हें नगर पालिकाओं के कामकाज में की परंपरा शुरू कर दी थी। और 1919 और 1935 में व्यापक चुनाव हुए और इसमें प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था। विश्वविद्यालय, इसके अलावा भारत में प्राथमिक शिक्षा अन्य देशों की तुलना में अधिक व्यापक थी और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय भी स्थापित थे। यह और बात थी कि लोगों की शिक्षा की स्थिति भारत में बहुत कम थी, बहुत कमजोर थी, लेकिन यहाँ पर शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए थे और विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए थे। उनमें शिक्षा प्राप्त करके कई सचेत मध्यम वर्ग उभर चुका था, जो देश के लगभग हर जाति, धर्म, प्रांत का प्रतिनिधित्व करता था। और इसके अलावा मध्यम वर्ग भी उभर चुका था, जो देश के लगभग हर क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा था। इसके अलावा राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तो थी ही, लोकतांत्रिक संगठन कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थी। इसके अलावा भी देश में कई अन्य दल थे जो विभिन्न विचारधाराओं और समुदायों, वर्गों, प्रांतों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन कारणों से भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को काफी सुदृढ़ थी, लेकिन श्रीलंका को छोड़ करके अन्य देशों में इस तरह की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव था।
इस कारण देश में उपनिवेश के विकल्प में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही या सैनिक शासन ही विकसित हुआ। भारत में देखा जाए तो स्वतंत्रता के समय बहुत कम शिक्षित लोग थे, लेकिन जो भी शिक्षित वर्ग था उसने अपने देश की शासन व्यवस्था के लिए वह स्पष्ट था उसमें कि हमें स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनानी है, और इसके लिए 1919 और 35 में चुनाव हुए उन्हें प्रांतीय सरकारों का गठन भी हुआ था और देश के नेताओं को शासन कार्य में कुछ भागीदारी भी प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से जो लोग शिक्षित थे उन्होंने अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व किया और अपने देश की शासन व्यवस्था में लोकतंत्र के लिए राह को सरल बनाया था। संस्थाओं का अनुभव यह बताता है लोकतांत्रिक संस्थाओं और अनुभव का अभाव नहीं था यहाँ पर, लेकिन विश्व के कई अन्य देश थे जहाँ पर लोकतांत्रिक अनुभवों का अभाव था। केवल यहाँ पर श्रीलंका ही ऐसा देश था जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए राह सरल हो गई थी। बाकी देशों में लोकतंत्र नहीं था, इसलिए वहाँ पर तानाशाही या सैनिक शासन ही विकसित हुआ था। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, बाय।